नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन करने जा रहे हैं आज हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का। तो उनकी कविता को पढ़ने से पहले हम उनका जीवन परिचय है वो देख लेते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में और देहावसान इनका सन 2001 में हुआ। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म प्रयाग यानी कि जो इलाहाबाद में हुआ है। उन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया है। कुछ अरसे तक वे आकाशवाणी में साहित्यिक कार्यक्रमों से भी संबद्ध रहे हैं। 1955 में एक विदेशी मंत्रालय में वे हिंदी विशेषज्ञ होकर वे दिल्ली चले गए। बच्चन की कविता के साहित्यिक महत्व के बारे में अनेक मत हो सकते हैं और नहीं भी, किंतु बच्चन के काव्य की विलक्षणता लोकप्रियता को तो सभी स्वीकार करते हैं। वे हिंदी के सबसे लोकप्रिय कवियों में रहे हैं। इसका कारण यह है कि बच्चन ने अपनी कविता के लिए तब नई जमीन तलाश की जब पाठक छायावाद की अतीन्द्रिय और अतिव्यक्तिक सूक्ष्मता और उसकी लक्षणात्मकता, अभिव्यंजनात्मक शैली तथा उसके अतिशय सुकुमार्य और माधुर्य से उकता रहे थे। बच्चन ने 1935 से 1940 के बीच में व्यापक खिन्नता और अवसाद के दौरे में मध्यम वर्ग के विक्षुब्ध और वेदनाग्रस्त मन को वाणी दी है। उन्होंने सीधी सादी जीवंत भाषा और सर्वग्राह्य गेय शैली में संवेदनाशील अभिधा के माध्यम से अपनी बात कही तो हिंदी का काव्य रसिक सहसा चौंक पड़ा। उन्होंने ऐसा सायास किया हो ऐसा नहीं है, वे अनायास ही इस राह पर निकल पड़े। उन्होंने काव्य सृजन के लिए अनुभूति की प्रेरणा प्राप्त की तथा अनुभूति को ही काव्यात्मक अभिव्यक्ति देना अपना ध्येय समझा है। उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं काव्य के लिए, जैसे मधुबाला, मधुशाला आदि बहुत सी उनकी काव्य कृतियां बेहद ही प्रसिद्ध रही हैं। तो इनको हालावाद का जनक कहा जाता था। एक नई रूपरेखा थी, ये एक छायावाद के अंतर्गत ही एक नई धारा चल पड़ी थी हालावाद, जिसके प्रवर्तक बच्चन जी रहे हैं। मधुशाला के बाद उनके मधुबाला और मधुकलश काव्य प्रकाशित हुए। इसके बाद तो उन्होंने निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिणी, मिलन यामिनी आदि काव्य प्रकाशित हुए और लोकप्रिय भी हुए हैं। आकुल अंतर, हलाहल, प्रेरणा पत्रिका, बुद्ध और नाटगर जैसे उनके अन्य काव्य संग्रह हैं। उन्होंने 4 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी है और उन्होंने समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं और शेक्सपियर के कुछ नाटकों का उन्होंने अनुवाद भी किया है। हिंदी में कवि सम्मेलन परंपरा को सुदृढ़, गरिमापूर्ण, जनप्रिय तथा प्रेरक बनाने के लिए बच्चन जी का असाधारण योगदान है। ये हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और अपनी जो छायावाद का थोड़ा अतीन्द्रियपन जब आ गया तो इन्होंने अब एक नई राह के रूप में अपनी कविताएं लिखी हैं। तो इनकी पहली कविता हम पढ़ रहे हैं, अग्निपथ। अग्निपथ में क्या है कि कोई कितना भी बड़ा हो लेकिन हमें हमारे सामने अपने पथ को हमें विचलित नहीं करना है, यही संदेश इसमें कवि दे रहे हैं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्थर छांव भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कि हमें कितने भी कांटों से भरा जो हमारा पथ है लेकिन हमें लक्ष्य को नहीं छोड़ना। वृक्ष हो कितने भी बड़े वृक्ष हों लेकिन कितने भी घने हों, लेकिन हमें एक पत्ता भी छां किसी से नहीं मांगना, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य की ओर जाना है। किसी पर डरना भी नहीं और किसी के अधीन भी हमें नहीं रहना है। तू न थकेगा न रुकेगा कभी, न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तुझे अपनी राह में कभी भी विचलित नहीं होना है, क्योंकि तू शपथ लेके चल, तभी तुझे तेरा लक्ष्य प्राप्त होगा। कि तूने अगर शपथ ली है तो तू कभी थकेगा भी नहीं, ना ही तू कभी रुक पाएगा। तेरे कदमों को कोई चीज रोक नहीं सकती और ना ही तू मुड़ेगा किसी बात से डर कर। तो अपने पथ पर चलो, भले ही वो अग्निपथ हो। अग्निपथ है अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कहता है कि यह महान दृश्य है, यह बहुत ही महान दृश्य है कि व्यक्ति अपने मनुष्य अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक ही राह पर चल रहा है मनुष्य अश्वेत रक्त से।
और वो लथपथ हो गया है, अश्रुश्वेत यानी कि पसीने की बूंद उसके माथे पर आ रही हैं, बिल्कुल उससे लथपथ हो गया है, लेकिन अपने मार्ग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें अपने मार्ग पर ही चलेंगे तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, भले ही यह कितने भी अग्निपथ हो, हमें अपने लक्ष्य को पाना है। इसके बाद में इनकी एक कविता है सोन मछली, सोन मछली। तो इसका एक सोन मछली जो कविता है हरिवंश राय जी की, तो ये एक नाटक जैसे अभिनय करते हैं उस प्रकार से ये कविता है, अभिनय के लिए ही है वैसे ही है। तो दक्षिण भारतीय जो नाट्य परंपरा होती है, नाट्य शास्त्र में जैसे देखते हैं, उन्हीं के अनुसार इस कविता को रचा गया है। बिल्कुल संवादात्मक कविता है कि एक नायक है, नायिका से उसकी पत्नी है नायक की, और वो कुछ मांगती है, हठ करती है, वही इसमें दिखाया गया है। स्त्री है, एक पति पत्नी है, नाटक चल रहा है, नाटक के माध्यम से दिखाया गया है कि एक स्त्री हठ करती है। ये प्रसिद्ध है कि राजा की पत्नी की, रानी की, और ये जो मांगने वाले भिखारी हैं, इनकी हठ के लिए ये प्रसिद्ध रहे हैं। वैसे ही उसकी पत्नी है, वो हठ करती है एक मछुआरे की, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, पिया सोन मछली, पिया सोन मछली, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। वो क्या जिद करती है कि हे पिया तुम जाओ और मेरे लिए एक सोन मछली लेके आओ। मछली क्या है? नदिया से सोन मछली है कि वो रोजाना एक मोती उगलती है, मोती देती है। उसको एक पैसे का लालच आता है, उसको पता था, कहीं से उसने पढ़ा था, तो वो एक हट कर बैठती है अपने पति से कि जाओ पिया तुम वो सोन मछली मुझे ला कर दो। उसकी है नीलम की आंखें, हीरे पन्ने की हैं उसकी पांखें, वह मुख से उगलती है मोती की लरी, पिया मोती की लरी, पिया मोती की लरी, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। क्या कहती है कि वो मछली कैसी है कि उसकी नीलम जो हीरा है, नीलम एक ज्वारात होता है, उसकी नीलम की उसकी आंखें होती हैं, हीरे पन्ने की उसकी पंख हैं, और रोजाना वो मुख से अपने हीरे उगलती है, मोती उगलती है। तो पिया मोतियों की लड़ी वो उगलती है, तो पिया वो जाओ मुझे वो सोन मछली ला कर दे दो। फिर पुरुष क्या कहता है, अभिनय है इसमें दिखाया गया है। सीता ने सुवर्ण मृग मांगा, उसका सुख लेकर वो भागा, बस रह गई नैनों में आंसू की लरी, रानी आंसू की रनी, आंसू की लरी, रानी आंसू की लरी, रानी मत मांगो नदिया की सोन मछली। तो पुरुष उसको समझाता है कि जिस प्रकार से सीता ने हट किया था कि मुझे वो सोने का हिरण ला कर दो, और जब वो सोने का हिरण लाता है तो वो सारे सुखों का अंत हो जाता है सीता की, बिल्कुल उसका विपरीत प्रभाव उस पर पड़ जाता है, और वो सारे सुख उसके जीवन में दुख ही दुख आ जाते हैं सीता के सामने। तो तुम भी ऐसा मत करो। बस उसके सीता के नैनों में क्या आंसुओं की लड़ी रह गई थी, वो केवल उसके जीवन में रोना ही रह गया था। तो तुम भी वैसी हट मत करो प्रिय कि रानी आंसू की लड़ी रह गई थी, उसके आंसू की लड़ी रह गई थी, और रानी तुम मत मांगो नदिया की सोन मछली, सोन मछली। फिर स्त्री फिर जिद करती है कि जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, पिया सोन मछली, पिया सोन मछली, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। लेकिन वो नहीं मानती, जिद करती है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, पिया तुम जाओ और मुझे सोन मछली ला दो। पिया डोंगी ले सिधारे, लेकिन इतनी जिद करती है तो वो पुरुष है वो ले जाता है। पिया डोंगी ले सिधारे, मैं खड़ी रही किनारे, पिया लोटे लेके बगल में सोन की परी, पिया सोन की परी नहीं नहीं सोन मछली, पिया सोन मछली नहीं सोने की परी। तो वो क्या कहती है कि पिया चले गए, डोंगी एक छोटी जो नाव होती है उसमें बैठकर चले गए वो मछली ढूंढने के लिए, सोन मछली, और मैं नदिया के किनारे खड़ी रही। लेकिन जब पिया आते हैं लौटकर, उनके साथ सोन मछली नहीं होती बल्कि उनके साथ सोन परी होती है, एक स्त्री का रूप धारण किए हुए वो सोन परी साथ में लेकर आते हैं।
फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे सोन की परी नहीं चाहिए, मुझे सोन परी नहीं चाहिए, मुझे तो सोन मछली चाहिए। पिया मुझे सोन मछली चाहिए थी, मुझे नहीं चाहिए सोने की परी नहीं चाहिए थी। पुरुष क्या बताता है कि मैंने बंसी जल में डाली, देखी होती बात निराली, छूकर सोन मछली की हुई सोने की परी। रानी सोने की परी, रानी सोने की परी, छूकर सोन मछली हुई सोने की परी। तो वो क्या कहती है पुरुष क्या कहता है कि जैसे ही मैंने सोन मछली लाने के लिए एक लकड़ी मैंने जैसे ही बंसी उसमें नदिया में डाली, तो उसके छूकर एक सोन मछली बाहर आ गई, और बाहर आते ही उसको छूने से वो सोन मछली थी, वो सोन परी बन गई, यानी कि उसने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। कहता है रानी सोने की परी है, ये सोने की परी है, छूकर हो गई ये सोन मछली थी, ये छूने से यह सोन परी बन गई है। फिर स्त्री क्या कहती है, पिया परी अपनाए हुए अपने पैराए, हाय मछली जो मांगी कैसी बुरी थी घरी, कैसी बुरी थी घरी, कैसी बुरी थी घरी, सोन मछली जो मांगी कैसी बुरी थी घरी। फिर वो स्त्री क्या बताती है कि पिया ने उस स्त्री को अपना लिया, क्योंकि वो सोन परी थी, बहुत ही सुंदर रूप वाली थी, और पिया ने उसको अपना लिया। अब अपने हुए पराए, अब मैं तो उनको पराई लगने लग गई, क्योंकि वो इतने सुंदर रूप वाली थी, तो पिया तो उसके साथ रहने लग गए। हाय जो मैंने मछली जो मांगी थी, ये मैंने क्या मांग लिया, इससे मेरी सारी गृहस्थी ही उजड़ गई। कैसी बुरी थी घड़ी, और इतनी बुरी घड़ी आ गई है, इतनी बुरी घड़ी आ गई है। मैंने तो सोन मछली मांगी थी, लेकिन देखो मेरे पास कितना बुरा वक्त आ गया है। जो है कांचन का भरमाया, उसने किसका प्यार निभाया। जिसको सोना अच्छा लगता है वो प्यार की भाषा को नहीं समझ सकता है। मैंने अपना बदला पाया, मांगी मोती की लरी, पाई आंसू की लरी। और मैंने लोभ के लिए मैंने हट की थी कि मुझे सोने की परी मिले, सोने की मछली मिले, लेकिन मैंने कुकर्म किया था, इतनी जिद की थी और इतना लोभ किया था, उसका फल मुझे मिल गया है। पिया आंसू की लरी, पिया आंसू की लरी, मांगी मोती की लरी, पाई आंसू की लरी। फिर क्या कहता है कि पिया मेरे आंखों में आंसू की लड़ियां नहीं टूट रही हैं, निरंतर आंसू बह रहे हैं। और मैंने तो मोतियों की लड़ियां मांगी थी, लेकिन मेरे भाग्य ने मेरे जीवन में आंसू की लड़ी दे दी है। जाओ पिया नदिया से सोन मछली, पिया सोन मछली, पिया सोन मछली। जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। और मैंने ही व्यर्थ ही उनको क्या कह दिया कि पिया जाओ आप लाओ सोन मछली लेकर आओ, लेकिन अब मेरा गृहस्थ जीवन है वो व्यर्थ हो गया है। तो इसमें एक संदेश क्या है, हठ करने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए, हठ करना ही नहीं चाहिए पहली बात। और दूसरी बात ये कि लोभ के लालच, या लोभ है या लालच है, पैसे का लालच हमें न जाने कितने दुख हमारे सामने खड़ा कर देगा। इसमें यही संदेश इस नाटक कविता के माध्यम से कवि देना चाहता है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता यहीं तक थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।